बचपन में इनिशियली जब आप स्कूल गए थे, बहुत छोटे थे, तो हो सकता है आपके साथ बुलिंग हुई हो, चाइल्ड अब्यूज़ हुआ हो, फिज़िकल थ्रैशिंग हुई हो। कोई बड़े बच्चे थे जो आपको तंग करते थे, कोई टीचर्स थे वो तंग करते थे। आपने घरवालों को बताया, घरवालों ने इतना कुछ ज़्यादा किया नहीं और ये चीज़ें कंटिन्यूअसली जो है आपकी लाइफ़ में चलती रहीं और फिर धीरे-धीरे आपने घर पे भी बताना बंद कर दिया। ये जो छोटी-छोटी चीज़ें हैं जो बचपन में कई बार टीचर्स, पेरेंट्स या कुछ सीनियर स्टूडेंट जो हैं, छोटे बच्चों के साथ में करते हैं, ये लाइफ़ लॉन्ग के लिए प्रॉब्लम बनती है। आज जो आप अपनी फीमेल फ्रेंड के साथ ढंग से नहीं रह पा रहे हो, उसको ठीक से हैंडल नहीं कर पा रहे हो, ओवर इमोशनल हो जाते हो, ये सब के पीछे कारण है, बचपन में आपके साथ क्या ट्रीटमेंट हुई। बचपन में किसी ने बायस्ड बिहेवियर किया आपके साथ में या कुछ ऐसा गलत हो गया जिससे आपके मन में गिल्ट फीलिंग आ गई कि मैंने गलत किया या किसी ने आपको बहुत गलत एहसास करवाया बार-बार, तुमने यहाँ पर गालियाँ दी थी, तुमने यहाँ पर ये गलत किया था और धीरे-धीरे आप एक अनवांटेड सिंड्रोम में चले जाते हो। आपको ये लगता है कि मैं शायद बाकी लोगों की तरह ठीक नहीं हूँ, मेरे में कुछ कमियाँ हैं। इसके पीछे यही 3 लोग होते हैं, सीनियर स्टूडेंट्स जो वहाँ पर हैं, टीचर्स या पेरेंट्स, थोड़ा बहुत सोसाइटी के जो बाकी लोग होते हैं। इन लोगों के बिल्कुल समझ में नहीं आता कि तुम्हारा एक छोटा-सा एक्शन किसी की ज़िंदगी खराब कर सकता है, ओके? मान लो बचपन में आपसे झूठ बोला गया या कुछ आपने थोड़ा टेढ़ा-मेढ़ा कर दिया और उसकी आपको पब्लिकली आपको एडमॉनिश किया गया, ये बहुत नेगेटिव तरीके से जो है बाद में इरप्ट होगा। अब होता क्या है, धीरे-धीरे आपकी पर्सनैलिटी में ये छोटे-छोटे होल हो जाते हैं। जो एक स्ट्रॉन्ग मैन की पर्सनैलिटी होती है, वो बेसिकली क्या होती है, ऑलमोस्ट उसमें बहुत कोई ऐसे होल नहीं होते हैं, ऐसे कोई छेद नहीं होते हैं, जिनको जो है बाद में एग्रीवेट करके इमोशनली अनस्टेबल आपको किया जा सकता है। लेकिन जो इस तरीके के बच्चे होते हैं, जिन्होंने बचपन में ये सब कुछ देखा होता है, तो बड़े होते-होते जो है उनके अंदर में ये होल रह जाते हैं पर्सनैलिटी में और जैसे ही वो किसी फीमेल के साथ रिलेशनशिप में आते हैं, तो फीमेल आपकी लाइफ में आपको लगता ज़रूर है कि प्लेज़र देती है, आपका सुख-दुःख बाँटती है, आपको अच्छा महसूस करवाती है, ये ऊपर-ऊपर की है, ये ऑब्जेक्टिवली आपको ऐसा लगता है। अंदर से फीमेल जो है, वो आपके जितने भी ये नेगेटिविटीज़ हैं, आपकी पर्सनैलिटी में होल्स हैं, इनको बहुत अच्छे से एग्रीवेट करती है। तो शुरू-शुरू में जब भी आप किसी फीमेल के साथ रिलेशनशिप में आते हैं, तो सब अच्छा लगता है, हाँ, अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। धीरे-धीरे जब फीमेल कंट्रोलिंग वेड में आ जाती है और आपकी पर्सनैलिटी खाली और खोखली हो, समझने की कोशिश करो, खाली और खोखली हो, मतलब ज़्यादा कोई आपका एम नहीं है, अगर एम है भी तो फीमेल के आने से आपने उसको प्रायोरिटी नंबर 2 या 3 पे डाल दिया है और पर्सनैलिटी में बहुत सारा खोखलापन है, छेद है क्योंकि बचपन में आप बहुत अनकंफर्टेबल तरीके से ब्रॉट अप किए गए हो। कुछ भी सिंगल पेरेंट ने किया हो या घर पे पिटाई बहुत ज़्यादा होती हो या कोई एंग्री पेरेंट हो या कोई एंग्री एल्डर सिबलिंग हो, कुछ भी हुआ हो, फिज़िकल थ्रैशिंग ज़्यादा हुई हो, तो इन सब कारण से अगर आप खाली और खोखले हो, तो फीमेल जैसे ही आपसे कनेक्ट अप होगी, शुरू-शुरू में तो आपको ठीक लगेगा, लेकिन उसके बाद में ये जितने छेद हैं, जितनी आपकी पर्सनैलिटी में लकूनाज़ हैं, ये खुल कर के बाहर आएँगे। आपका एंगर जो है बहुत गलत तरीके से मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। इन चीज़ों पे थोड़ा-सा ध्यान दे लो, ओके? इन चीज़ों पे अगर ध्यान दे लोगे, तो ज़िंदगी आपको सही लगेगी और ये सब आपके हाथ में है। अब देखो बचपन में जो हो गया, वो हो गया। मैं जो आपको बता रहा हूँ, ये बेसिकली टू मेक यू अंडरस्टैंड ताकि आप समझ जाओ कि आज मैं अगर बहुत गुस्से में रहता हूँ या फीमेल्स के साथ मेरी बनती नहीं है या मेरे को फ्रस्ट्रेशन बहुत होती है या कई लोगों को क्राइंग स्पेल्स हो जाते हैं या कई लोग जो है अपनी लाइफ में जैसे ही थोड़ा अनकंफर्टेबल देखते हैं, यार यार ये गलत हो रहा है, ये गलत हो रहा है, तो वो आइसोलेट कर लेते हैं अपने आप को, लोगों से मिल नहीं पाते हैं और उनको लगता है कि मेरे में बहुत परेशानियां हैं और कई लोगों को ये लगता है कि दुनिया में बहुत परेशानियां हैं। कुछ भी आपका माइंडसेट, कुछ भी आपकी परसेप्शन बन जाती है। तो अभी तक जो हो गया वो हो गया।
लेकिन अभी पहले तो इसके कारण समझ लो, ये कैसे-कैसे डेवलप होता है और फिर करना क्या है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि अगर आप यही सोचते रहोगे, भाग्य को कोसते रहोगे, डिवाइन पावर को कोसते रहोगे, दुनिया को कोसते रहोगे, तो भैया फिर कुछ नहीं होने वाला। फिर कीप सल्किंग, यू विल बिकम वेरी इंक्लाइंड टू फियर, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, मुश्किल हो जाएगी आपको। ओके, अब देखो होता कैसा है। मान लो एक छोटे बच्चे के ऊपर में कोई इल्ज़ाम लगाया गया, ठीक है? अब कई बच्चे तो बड़े चालू स्मार्ट होते हैं, वो निकल जाते हैं और उनको गिल्ट फीलिंग नहीं आती। अब मान लो आप बहुत सेंसिटिव हो, तो आपको गिल्ट फीलिंग आ गई कि हाँ यार, मैंने ये गलत किया था उस फ्रेंड के साथ में, या जो कुछ भी, कहीं पर भी। और धीरे-धीरे आप इसके बारे में सोच-सोच करके अपने आप को आइसोलेट कर लेते हो। आप पब्लिक में जाने से घबराना शुरू कर देते हो, स्टेज पे परफ़ॉर्म नहीं कर पाते हो। अंदर ही अंदर आपके एक बहुत ही अजीब-सी स्थिति चलती है। कई लोग ऐसे होते हैं कि ज़रूरत से ज़्यादा ओवर प्लीज़िंग हो जाते हैं। उनको लगता है कि मैं अगर अच्छा करूँगा तो मेरी टीचर खुश हो जाएगी, मेरे माँ-बाप खुश हो जाएँगे, तो मुझे ओवरडू करना ही करना है। यही चीज़ें जब आप रिलेशनशिप में आते हो तो वहाँ पर भी यही करते हो कि मैं फीमेल को जब तक खुश नहीं रखूँगा तब तक जो है मेरा रिलेशनशिप ठीक नहीं चलेगा। ये बहुत गलत एक चीज़ हो जाती है। या डिपेंडेंसी हो जाएगी। जब आपको लगेगा कि नहीं, मेरे से कुछ नहीं होता, मुझे हर चीज़ में हेल्प चाहिए होती है, या मुझे एक इमोशनल डस्टबिन चाहिए जहाँ जाके मैं बातचीत कर दूँ या सब कुछ बता दूँ, और फीमेल के ऊपर जाकर अगर आप बहुत ज़्यादा इमोशनली डिपेंडेंट हो जाते हो तब भी आप मार खाओगे। या एंगर, एंगर, ये जो क्राइंग और एंगर है ना, एक बात को समझने की कोशिश करो, ये हमारे सेकंड इमोशंस होते हैं, ये फर्स्ट इमोशंस नहीं होते हैं। अब मान लो किसी बच्चे को चोट लग गई या डर लग गया या कुछ ऐसा हो गया, तो अब उसको आउटलेट नहीं पता है, वो सिर्फ रोना शुरू कर देता है। तो क्राइंग जो होती है, राइट, या जो गुस्सा जो आता है, वो सेकंड इमोशन होता है। अब मान लो आपको होपलेसनेस की फीलिंग आ रही है, आप कुछ कर रहे हो, कोई सम्मान नहीं मिल रहा है, कुछ अजीब सा हो गया है, आपके हिसाब से कुछ चीज़ें नहीं चल रही हैं, तो एक फ्रस्ट्रेशन, होपलेसनेस आ गई, ये आपका पहला इमोशन है। लेकिन ये किस चीज़ में कन्वर्ट होगा? सेकंड इमोशन में, एंगर में कन्वर्ट होगा। तो बचपन से इसकी नींव डल जाती है। अगर बचपन से इन चीज़ों की नींव डल जाती है, तो जब आप बड़े होते हैं, तो आप अपने फर्स्ट इमोशन को आइडेंटिफ़ाई नहीं कर पाते हो कि मैं अभी फ्रस्ट्रेटेड हूँ, अभी मैं होपलेस फ़ील कर रहा हूँ, अभी मुझे ये फ़ीलिंग आ रही है। आप सीधा या तो क्राइम मोड में चले जाते हो, और या फिर आप एंगर हो जाते हो। बीच का जो इमोशन होता है, वो खत्म हो जाता है। ओके? बचपन में एक और चीज़ होती है कि जब भी आपको लगता है कि आपके साथ कुछ गलत किया गया, तो आप हाइपर विजिलेंट हो जाते हो। आप हर इंसान के एक्शंस को जो है बहुत स्क्रूटनाइज़ करके देखना शुरू कर देते हो कि कहीं ये मेरे साथ गलत तो नहीं कर रहा है। जैसे आपने देखा होगा ना, कई फीमेल्स बोलती हैं, यार तू मुझे एप्रिशिएट कर रहा है, कॉम्प्लीमेंट दे रहा है, या मेरी बुराई कर रहा है? वो हाइपर विजिलेंट होती है, उनको समझ में नहीं आता कि यार ऐसा ना हो कि ये मेरी बुराई कर रहा है और मैं इसको थैंक यू बोल दूँ। तो ये जो हाइपर विजिलेंस है, सेकंड इमोशंस हैं, एंगर है, क्राइंग है, डिपेंडेंसी है, ओवर प्लीज़िंग है, ये सारी चीज़ें बचपन से पॉप अप होती हैं भाई, बड़े होके नहीं होती है ये। बचपन में इनकी रूटिंग हो जाती है। अब इनको भरना कैसे है? दिस इज़ वेरी, वेरी इम्पोर्टेंट। आपने देखा होगा मेरे वीडियोज़ में मैक्सिमम टाइम में क्या बात करता हूँ, रनिंग करो। तो रनिंग करने से ये होल क्या बंद हो जाएँगे? सोचो ज़रा, कमेंट में ज़रा मेरे को लिख के बताओ कि रनिंग करने से क्या होगा? आप में से बहुत सारे लोग हैं जो रनिंग कर रहे हैं, उनके बहुत अच्छे कमेंट भी आते हैं कि हाँ, आई एम फीलिंग मच बेटर देन जो मैं पहले होता था। रनिंग करने से समझने की कोशिश करो, कॉर्टिसोल स्ट्रेस हार्मोन होता है, जो हमारी बॉडी में रिलीज़ होता है जब भी ये नेगेटिव इमोशंस हमारे पास, हमारे अंदर में निकलते हैं। और ये जो स्ट्रेस हार्मोन होता है, ये सीधा जाके स्टमक पे सेटल होता है, तो हमारा स्टमक अपसेट हो जाता है, बैकबोन में जाता है। तो एनीथिंग अगर आप इसके अगेंस्ट करोगे, कॉर्टिसोल के अगेंस्ट करोगे, तो ये धीरे-धीरे अंदर जो जमा हुआ है वो भी निकल जाएगा और बनेगा नहीं, और आप पॉजिटिव वे में आ जाओगे। अब इसका एंटीडोट क्या होता है? एंडोर्फिन। एंडोर्फिन कैसे आता है? रनिंग से आता है। जब आप रनिंग करते हो, स्प्रिंट्स लगाते हो, आउट ऑफ ब्रेथ जाते हो, तो आपके अंदर में एंडोर्फिन रिलीज़ होता है, और ये एंडोर्फिन जो है कॉर्टिसोल का एंटीडोट होता है।
राइट? इसके अलावा 2-3 चीज़ें आप और कर सकते हो, आप पानी में चले जाओ। मेरे पिछले 25 साल से ज़्यादा के करियर में आज तक कोई भी स्विमर काउंसलिंग के लिए नहीं आया जो एक्टिवली स्विमिंग कर रहा हो। पानी, वाटर इज़ अ मैग्नेट फॉर स्ट्रेस। कितने ऐसे लोग हैं जिनका ब्रेकअप होता है और मैं उनको एडवाइस करता हूँ कि आप किसी भी बहती हुई नदी के पास जाके बैठ जाओ। अगर बहुत अनकंफर्टेबल केस है तो मैं कहता हूँ अंडर सुपरविजन जाओ, बिकॉज़ पानी इतना स्ट्रॉन्ग मैग्नेट है, अगर आप बहुत अनकंफर्टेबल फील कर रहे हो तो वाटर विल अट्रैक्ट यू। सम पीपल फील लाइक जंपिंग इनटू द वाटर, बट इफ इट इज़ ऑलराइट, इतने ज़्यादा आप स्ट्रेस में नहीं हो, तो जस्ट सिट नेक्स्ट टू द वाटर, कीप फ्लोइंग वाटर। आधा पौना घंटा देख लो, आज ही करके देख लो। जैसे ही आप पानी को देखोगे, फ्लोइंग वाटर को, आपके अंदर का जो भी अनकंफर्टेबल स्टफ है वो सारा का सारा जो है पानी में बह जाएगा एंड यू फील बेटर। 3-4 दिन करके देख लो। और कुछ नहीं तो आसपास स्विमिंग पूल है तो पूल में घुस जाओ। स्विमिंग आती है तो नथिंग लाइक इट, नहीं आती तो भी यार स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहन के पानी में रहो। कम से कम चेस्ट डीप तक जो है 4 फीट वाले पूल्स आजकल हर जगह मिल जाते हैं, उसके अंदर में खड़े हो जाओ, आधा घंटा खड़े हो जाओ, घास के ऊपर चले जाओ, नंगे पाँव चले जाओ। अंदर जो कुछ भी अनकंफर्टेबल स्ट्रेस है, स्ट्रेस से रिलेटेड जो कुछ भी आपके अंदर इकट्ठा हो गया है, वो सारा का सारा निकल जाएगा। ग्राउंडिंग कहते हैं इसको। नेचर में चले जाओ। क्यों लोग जो हैं जनरली नेचर में जाते हैं, मैं क्यों इस टाइप की जगह पे रहता हूँ? नेचर है। आपकी बॉडी को जो है ना कुछ करने की ज़रूरत नहीं, कुछ भी अनकंफर्टेबल आता है वो सीधा का सीधा नेचर जो है सक कर लेती है। तो यूटिलाइज़ वाटर, यूटिलाइज़ ग्रास, ओके? इस टाइप की चीज़ें करना शुरू कर दो अगर आपको लगता है कि बचपन में आई हैव गॉन थ्रू लॉट ऑफ अनकंफर्टेबल इशू। तो इससे क्या रहेगा, आपकी जो बॉटल है इमोशंस की, वो ऑलमोस्ट खाली रहेगी। नहीं तो ये बॉटल ऑलरेडी भरी होती है, थोड़ा-सा कोई अनकंफर्टेबल आपको करता है, थोड़ी-सी भी नॉनसेंस आती है। जैसे मान लो आप अपनी फीमेल के साथ में हो, आप सोच रहे हो कि अच्छा मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ, मैं बहुत अच्छे से इसको खुश रख रहा हूँ, तो इसको ऐसे बिहेव करना चाहिए, ये करना चाहिए, वो उसके अपोज़िट करती है, आपकी बैंड बज जाती है। क्योंकि बॉटल ऑलरेडी भरी है, आप और नॉनसेंस ले ही नहीं सकते हो। कहीं भी थोड़ा-सा आपके डिसलाइकिंग कुछ भी हो जाता है, कहीं जा रहे हो जाम लग जाता है, कहीं पर ओवर प्राइसिंग मिल जाती है कि कोई चीज़ आपको लगता है कि ये तो 5,000 में होनी चाहिए, यहाँ तो 10,000 रुपए माँग रहे हैं, तो आप अनकंफर्टेबल हो जाते हो। क्योंकि आपकी बॉटल ऑलरेडी भरी है, यू कैन नॉट टेक नॉनसेंस, यू कैन नॉट टेक एनीथिंग व्हिच इज़ नॉट एज़ पर यू। तो धीरे-धीरे अब जो कुछ आपके अंदर में डैमेज हो गई है, वो हो गई है। हाँ, अगर ज़रूरत से ज़्यादा डैमेज है, आपको हॉन्टेड फ़ील होता है और कि ड्रीम्स आते हैं, रेपिटेटिवली ड्रीम्स आते हैं और हर बार आप एक फेलियर देखते हो फीमेल्स को लेकर के या कुछ में, तो वो जो अंदर चीज़ें हैं, तो किसी थेरेपिस्ट को पकड़ो फिर ताकि वो चीज़ें अंदर से धीरे-धीरे न्यूट्रलाइज़ कर दी जाएँ, ठीक है? न्यूट्रलाइज़ करने का बहुत आसान तरीका होता है। अभी जो मैं बोलूँगा आपको लगेगा यार ये तो मैं खुद भी कर सकता हूँ, मत करो यार, ये मेक यूज़ ऑफ अ साइकोलॉजिस्ट। वो बेसिकली आपको पुरानी जो आपके साथ बचपन में हुआ है उन चीज़ों में ले जाएगा। वहाँ वो आइडेंटिफ़ाई कर लेगा कि कहाँ-कहाँ से जो है इसके अंदर में ये इम्प्रिंट्स बैठे हैं। फिर उन इम्प्रिंट्स को खोल करके देखा जाएगा। अब आपके साथ कुछ गलत हुआ तो आपको याद आता है कि उसके बाद मैं रोने लग पड़ा, लेकिन उसके बीच में क्या-क्या इमोशंस आए। मेरे को फ्रस्ट्रेटेड फ़ील हो रहा था। जो आपका फर्स्ट इमोशन आया था उसको आइडेंटिफ़ाई किया जाएगा और धीरे-धीरे आपके अंदर ये एक सिस्टम डाल दिया जाएगा कि कभी भी कुछ होता है तो आपका जो पहला इमोशन है उसको आपको नेम करना है कि देखो मेरे साथ ये हो रहा है। आई एम फीलिंग फ्रस्ट्रेटेड, आई एम फीलिंग होपलेस, ओके? एकदम से सेकंड इमोशन को जंप नहीं करना है। इससे क्या हो जाता है कि आपकी जो मेंटल कैपेसिटी होती है, ब्रेन जो होता है, वो एक डिफरेंट वे में एक्ट करना शुरू कर देता है। फिर ब्रेन ना ढूँढता है, कहीं पर भी अनकंफर्टेबल नेगेटिव हो रहा हो, कुछ भी आ रहा हो, सिम्पैथेटिक डेटोनेशन के आप बहुत बड़े वो बन जाते हो। कहीं भी बगल वाले को किसी को कोई पेन हो रही हो, आपके अंदर में भी उसी टाइप का एक छेद होता है, तो वो वहाँ से रोना शुरू हुआ और आपका भी रोना फूट गया। आपने देखा नहीं मूवीज़ में कितने लोग बैठ के टीवी के सामने भी आँसू टसुए बहा रहे होते हैं, या एक फीमेल को ढूँढते हैं, उसको पकड़ के रोना शुरू कर देते हैं। तू मुझे छोड़ के क्यों जा रही है? तुम मेरे साथ ऐसा मत कर। अरे भाई, अपने ऊपर काम करो। आपके अंदर जो फ़ियर्स है, एंग्ज़ायटी है, फ़ोबिया है, उसको मैनेज करो। रनिंग करो, पानी में जाओ, घास के ऊपर ग्राउंडिंग करो। अपनी लाइफ़ में कुछ एम्स डालो कि अच्छा मेरे को लाइफ़ में ये करना है, ये करना है।
एक नौकरी और छोकरी, बस 2 चीज़ों के चक्कर में अपनी ज़िंदगी मत खराब करो। और बहुत कुछ है यार, करके तो देखो। अपने आप में ना टर्म्स ऑफ रेफरेंस मत लगा दो, यार मेरी तो सैलरी इतनी है, मैं तो यूएसए कैसे जा सकता है, यार मेरा तो ऐसा। अरे भाई, जो कर सकते हो वो तो करना शुरू करो ना। अपना आउटलुक लाइफ की तरफ चेंज करो। ओके? एक फीमेल को तभी आप अच्छे से हैंडल कर पाओगे अगर आपके अंदर में ये फियर, फोबियाज, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, ये जो कुछ भी अनकंफर्टेबल जो बचपन से आप लेकर आए हो, ओवर डिपेंडेंसी होगी, ओवर प्लीजिंग होगी, एंगर हो गया, ये सारी चीज़ें अगर आप धीरे धीरे इन छेद को बंद कर दोगे, लाइफ इज फैंटास्टिक। और ये आपको कैसे पता लगेगा? आपकी रिएक्शंस ठीक हो जाएंगी। अभी क्या होता है, कोई थोड़ा सा आपको नॉक करता है, थोड़ा सा आपको अनकंफर्टेबल करता है, आप फटते हो, फिर आपको फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क क्यों नहीं पड़ेगा? यू विल फॉल इन सेल्फ लव। आप अपने आप को प्यार करना शुरू कर दोगे। जैसे ही आप अपने आप को प्यार करना शुरू कर दोगे, आपको फर्क नहीं पड़ता सामने वाला क्या बोल रहा है, बिकॉज आप उसको एट पार लेते ही नहीं हो। ये दुनिया में बहुत ही खराब लोग थे जिन्होंने ये स्प्रेड किया, नहीं सब लोग बराबर होते हैं, एवरीबडी हैज अ सोल। भाई, तुमने जो मेहनत करी है, उस इंसान ने जो मेहनत करी है, रात दिन का अंतर है। तुम्हारी पैदाइश कहाँ हुई है, उसकी पैदाइश कहाँ हुई है, रात दिन का अंतर है। ओके? ये बेवकूफ़ लोग हैं जिन्होंने सोसाइटी चलाने के लिए बोला नहीं, एवरीबडी इज इक्वल, वी शुड हेल्प पीपल, हमें लोगों की दया देखभाल करनी चाहिए, दया करनी चाहिए। तो तुम करते रहो ना यार फिर, और अपना बेवकूफ़ खिंचवाते रहो, झंडा लेके घूमते रहो इधर उधर, और बाद में थप्पड़ गालियां और लाठियां खाते रहो, और बाकी लोग अपना बैग उठा के रहो चक्कर। तो बेवकूफ़ कौन बना? ओके? लुक आफ्टर योरसेल्फ, ताकि आपके अंदर से जो कभी रिएक्शन आए तो सॉलिड आए। मतलब आप अपना काम कर रहे हो, आप फोकस्ड हो कि मुझे ये करना है, ये करना है, तो बीच में अगर कोई इरिटेशंस आती है तो आप उसकी तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं देते। आपको लगता है यार ये इट डजंट रिक्वायर माई अटेंशन, राइट? और करते करते अगर आपको बीच में लगता है कि नहीं यार ये बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग हो रहा है, तो फिर पलट के फिर ऐसा हाथ लगना चाहिए आपका कि बंदा उठ ना सके। अगर आप रिएक्ट कर रहे हो तो सॉलिड रिएक्शन आनी चाहिए, नहीं तो भैया रिएक्शन आनी ही नहीं चाहिए। अभी क्लियर ऑन दिस? डोंट वेस्ट योर एफर्ट्स। आपकी जिंदगी आपके हाथ में है। अगर आप चाहो तो इसको बिल्कुल शानदार बना सकते हो। ओके? फिर क्या, मैं जाऊं? टेक केयर, इट्स योर लाइफ। We learn how to succeed, but not how to understand relationships. This book offers practical psychological insights. Get your copy today. You can purchase this book from Amazon. It's available on Amazon. Just search for the author's name, Rajneesh Kumar, and order your copy today. This book offers practical psychological insights based on years of real counseling experience.